हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं CAIIB का सिलेबस। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। द वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो CAIIB का जो पहला पेपर है वो है APM यानी एडवांस बैंक मैनेजमेंट। उसका हम मॉड्यूल ए आज शुरू करेंगे। मॉड्यूल ए में जो पहला मॉड्यूल है वो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस एंड डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ये रहेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डेटा विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। तो डेटा क्या है? डेटा बेसिकली दो तरह का होता है, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव, यानी एक जिसको गिना जा सके और एक जो गुणों के बेस पर होता है। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव डाटा यानी न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करती है। भाई 2, 4, 9 यही सब तो डील कर सकती है। अब ABCD में क्या स्टैटिस्टिक्स लगा लोगे आप, समझ गए? तो अल्फ़ा जो अगर अल्फ़ाबेट्स पे बेस पे है तो क्या ही स्टैटिस्टिक्स कर लोगे। इसलिए स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्वांटिटेटिव यानी कि जो गिना जा सके, जिसकी गिनती क्या है, सांख्यिकी, इसीलिए इसे हिंदी में सांख्यिकी भी कहा जाता है। तो कुल मिला के संख्याओं का खेल है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो बेसिकली चार हिस्सों में किया गया है। ठीक है, चार फेजेस हो उसके हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को प्राप्त करना, कैसे कलेक्ट करेंगे। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा, वो अब उस डेटा को हम कैसे क्लासीफाई करें या किस तरह से टेबल फॉर्म में डालें जिससे कि उसका आगे इस्तेमाल हो सके। द रॉ डेटा इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस एंड रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेबल। जो भी हमें रॉ डेटा, रफ डेटा जो प्राप्त हुआ है उसको अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग क्लासेस में विभाजित करते हैं जिससे कि उसमें टेबल के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया सके। फिर आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, थर्ड फेज। क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड डेटा इज एनालाइज, जो ये डेटा हमने टेबल फॉर्म में लिया है या क्लासीफाई कर रखा है इसको अब एनालाइज किया जाएगा यानी विश्लेषित किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, रेलेवेंट कंक्लूजन्स आर ड्रॉन आफ्टर डेटा इज थॉरली एनालाइज। फिर इस एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे वो हम कहेंगे कि इस डेटा से ये इंटरप्रेट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की क्या आवश्यकता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। स्टैटिस्टिक्स इज द सब्जेक्ट दैट टीचर्स हाउ टू डील विद डेटा। सांख्यिकी जो है वो बेसिकली एक ऐसा विषय है जो ये बताता है कि डेटा के साथ कैसे डील करना है। मेथड टू एनालाइज करेक्टली एंड इफेक्टिवली गेट द रिजल्ट एंड इंटरप्रेट डेटा। अगर हम सही तरीके से एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे तो उस सांख्यिकी के बेस पर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे कैसा होने वाला है। ठीक है, उस डेटा को यूज़ करके उस सेक्टर में या उस इकोनॉमी में जो भी चीज़ें हैं। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या फंक्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स के? प्रेजेंट्स द फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, ये जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनको एक डेफिनेट फॉर्म में कि पक्का ऐसा ही होगा रिप्रेजेंट करता है। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, कितना भी चाहे डेटा कॉम्प्लेक्स हो लेकिन सांख्यिकी का इस्तेमाल करके उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज़्यादा अगर वेरिएबल होंगे तो भी उनके बीच में एक संबंध, एक रिश्ता जो होगा उसको स्टैटिस्टिक्स क्लियर कर देगा। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़, जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं। भाई देखिए, सपोज़ अभी जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई नीति बनानी है, कोई पॉलिसी बनानी नहीं, तो पहले गवर्नमेंट को डेटा चाहिए होगा ना कि प्रेजेंट डे स्टेटस में क्या चीज़ें हैं, कब से कितने टोटल पॉपुलेशन कितनी है, किस दर से पॉपुलेशन बढ़ रही है, या फिर कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, एरिया वाइज पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारा डेटा, या मृत्यु दर कितनी है, मोर्टेलिटी कितनी है, मतलब, तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए डेटा चाहिए। अब ऐसे रॉ फॉर्म में डेटा कुछ नहीं कर सकता ना जब तक वो डेटा परसेंटेज वाइज या असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी तरीके से एनालाइज पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो उस डेटा को पॉलिसी में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे रॉ डेटा नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन एनालाइज डेटा जो होगा, जो फाइनल इंटरप्रेटेड डेटा होगा, जो उसके रिजल्ट्स होंगे, जो फैक्ट्स होंगे, उनका इस्तेमाल पॉलिसी के निर्धारण के लिए किया जा सकता है। तो ये पॉलिसी निर्धारण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग आउटकम्स, उसी तरीके से क्या भविष्य में होने वाला है उसको फोरकास्ट यानी उसकी भविष्यवाणी इससे की जा सकती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपना पिछला रिकॉर्ड, पिछला डेटा देखती है कि उसने किस समय क्या काम, क्या सामान कितना बनाया था। कोई उसने ABC कोई प्रोडक्ट बनाया था, तो उस प्रोडक्ट में अगर उसने मान लीजिए 2010 में बनाया तो उसकी सेल कितनी हुई, कितना उसको बनाने में लगा, किस तरह के लोगों ने उसको परचेज़ किया,
ठीक है, तो अब उसके बेसिस पर ही तो कंपनी निर्धारित करे कि 2011 में उसको क्या प्रोड्यूस करना है, या 2012 में या आज की डेट में उसको उस सारे डेटा को इस्तेमाल करते हुए, पिछले 10 साल के डेटा को इस्तेमाल करते हुए वो फोरकास्ट कर सकते हैं या भविष्य को बता सकते हैं कि आगे आउटकम्स क्या होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के सांख्यिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं या इसकी क्या क्या कमियां हैं सांख्यिकी की। स्टैटिस्टिक्स डू नॉट डील विद इंडिविजुअल्स, ये व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत तौर पर सांख्यिकी डील नहीं कर सकता। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ मास डेटा और ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डील्स विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। स्टैटिक्स जो है वो बेसिकली एक बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कई सारा जब डेटा होगा या ग्रुप ऑफ डेटा या बहुत सारे फैक्ट्स जो होंगे उनके साथ डील करेगा और तभी अपना एक निर्धारण कर सकेगा। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव डेटा, ये हम शुरू में बता चुके हैं कि गुणात्मक डेटा जो भी होगा उसके साथ सांख्यिकी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव कर सकता है, यानी कि जो न्यूमेरिकल डेटा होगा उसी के साथ सांख्यिकी कार्य कर सकता है, गुणात्मक के साथ नहीं कर सकता। The results can be biased. The data collection may sometimes be biased with which will make the whole investigation useless. जो रिजल्ट्स होते हैं वो कभी कभी बायस्ड हो सकते हैं, यानी एक तरफा हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आपने पूछा कि क्या लड़कियों के लिए या फीमेल्स के लिए किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन बिल या कुछ भी चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए आपने क्या किया कि जो बिल है उसके बारे में जब आपने सर्वे कंडक्ट किया तो आपने सर्वे में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर, या मान लीजिए 100 में से 90 लड़कियों से ही बात करी, तो ऑब्वियस सी बात है लड़कियां तो लड़कियों के फेवर की बात करेंगी। तो ऐसे में क्या होगा, रिजल्ट्स बायस्ड हो जाएंगे। आपने 10 लड़कों से पूछा कि क्या रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल, और 90 लड़कियों से पूछा, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट्स होंगे वो बायस्ड हो जाएंगे, एक तरफा हो जाएंगे। क्योंकि रिजर्वेशन की बात, अगर आपको क्लियर रिजल्ट्स चाहिए तो आपको बराबर लड़के लड़कियों से पूछना चाहिए या हर उम्र के तबके हर तरीके के लोगों से पूछना चाहिए। तो ये होता है बायस्ड। डेफिनेशन, पॉपुलेशन की क्या डेफिनेशन होती है? इट इज़ द एंटायर कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंटायर ग्रुप वी आर इंटरेस्टेड इन। देखिए पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जितना ग्रुप, हमें जो पूरा ग्रुप है, मान फॉर एग्जांपल हमें अगर जानना है कि बच्चों में कौन सा कलर फेवरेट है, तो अब या फॉर एग्जांपल हमें जानना है कि कि किसी पर्टिकुलर स्कूल में कितने बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है उनका। तो जो पूरे स्कूल की पॉपुलेशन होगी ना, वो हमारे लिए मेन पॉपुलेशन हो जाएगी, जो पूरे स्कूल की संख्या होगी, जितने बच्चे वहाँ टोटल स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें से हमें अपना सैंपल सेलेक्ट करना होता है। अभी आगे बात करते हैं सैंपल क्या होता है। अ सैंपल इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन विच इज रिप्रेजेंट ऑफ द एक्चुअल पॉपुलेशन। अब देखिए हमने स्कूल में जानना चाहता है कि सब कितने बच्चों को, कि फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं या सोशल साइंस कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो सपोज स्कूल में 500 बच्चे हैं, तो हम 500 से नहीं पूछ सकते क्योंकि इतना समय नहीं है, उतना हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने के लिए अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है। तो सपोज हमने डिसाइड किया कि इसमें 50 बच्चों से बात करेंगे, तो जो 50 बच्चों का हमने ग्रुप डिसाइड किया वो हो जाएगा सैम्पल। तो पॉपुलेशन हो गई 500, उसमें से 50 बच्चे जो हमने निकाले जिनसे हम बात करेंगे, उन 50 बच्चों से डेटा मिलेगा, उसको एनालाइज करके हम अपना रिजल्ट इन्फर करेंगे। तो जो उसका पॉपुलेशन जो हिस्सा हमने अपनी स्टडी के लिए निकाला उसको बोलेंगे हम सैम्पल। डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स, दे आर वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। तो डेटा को बेसिकली 2 प्रकार से कहा जाता है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके हिसाब से। पहला है वेरिएबल, दूसरा है एट्रीब्यूट्स। अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म इज कॉल्ड वेरिएट। तो वेरिएट क्या होता है? ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाते वक्त या एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के बीच में एक्सप्रेस करने में न्यूमेरिकल टर्म्स में है लेकिन अलग अलग होता है। ठीक है, अलग वेरीज हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएट। प्राइसेस ऑफ अ गिवन कम्युनिटी, वेजेस ऑफ वर्कर्स, हाइट्स एंड वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं कि देखिए किसी भी कम्युनिटी का प्राइस, फॉर एग्जाम्पल अगर सेब मान लीजिए 200 रुपये किलो है तो हो सकता है अमरूद केवल 50 रुपये किलो हो, या पपीता अगर है तो पपीता होता है 300 रुपये किलो हो। या वेजेस ऑफ वर्कर्स की बात कर रहे हैं, किसी वर्कर का अगर हमें मान लीजिए ये एनालाइज करना है कि कितने, मान लीजिए 2000 रुपये पर डे पर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि किसी वर्कर के वेजेस 2000 भी हो सकते हैं, किसी के 1800 हो सकते हैं, किसी के 2200 हो सकते हैं, अपनी अपनी स्किल्स के बेसिस पे। तो इसका मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ये डेटा अलग अलग है। ठीक है, भले ही आपने पॉपुलेशन का सैंपल सेम उठाया है लेकिन सब में डेटा अलग अलग है। तो ऐसे में इस एट्रीब्यूट को इसको क्या बोलेंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक को? वेरिएट। A characteristic that varies from one individual to another but can't be expressed in numerical terms is called attribute. Attribute क्या है? जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग तो है डेटा, किंतु उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
जैसे हमने प्राइस, वेजेस, हाइट, वेट, इन सबको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया ना, 200 रुपये, 50 रुपये, न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो हम कंपेयर कर लिया। लेकिन एट्रीब्यूट क्या है कि अलग अलग तो है लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है। जैसे कलर, कलर ऑफ द बॉल, रिलीजन ऑफ ह्यूमन एक्सेट्रा। सपोज आपने एक, कोई हिंदू है, कोई अगला मुस्लिम है, कोई अगला क्रिश्चियन है, अलग अलग हैं लेकिन इसको हम 1 2 3 4 में नहीं एक्सप्रेस कर सकते ना, कलर है तो अलग अलग रहेगा। ठीक उसी तरीके से कलर ऑफ द बॉल, ठीक है, या कलर ऑफ द स्किन भी कह सकते हैं। अगर हम उसमें मान लीजिए कोई डेटा निकाल रहे हैं तो हम वो भी कह सकते हैं। या चॉइस ऑफ कलर्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट ना की जा सके लेकिन भिन्न भिन्न है हर व्यक्ति में, तो उसको बोलेंगे एट्रीब्यूट। और जो न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोलेंगे वेरिएट। क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन और डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। इसको आगे डिस्क्रीट और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल के वेरिएट नाम से भी जाना जाता है। अ वेरिएट विच टेक्स डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट वैल्यूज और इन अदर वर्ड्स कैन टेक ओनली अ काउंटेबल एंड यूजुअली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट वैल्यू। ऐसा वेरिएट जिसकी डिस्क्रीट या डिस्टिंक्ट वैल्यू बिल्कुल अलग वैल्यू हो, या ऐसा कह सकते हैं कि उसकी एक काउंटेबल वैल्यू यानी फाइनाइट नंबर जिसको गिना जा सके, तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, एज इन ईयर्स। देखिए किसी फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होंगे ना, 2 4 5 10 20 100 200 जो भी है, लेकिन लिमिटेड होंगे तो वो गिने जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के ऐसे वेरिएट को क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। A variate that can take any value within a range integral fraction is called continuous variable। डिस्क्रीट के बाद दूसरा कौन सा वेरिएबल है, कंटिन्यूस। तो ऐसा वेरिएट जिसकी वैल्यू एक रेंज इंटीग्रल हो चाहे फ्रैक्शनल हो उसके बीच में होगी उसको बोलेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, हाइट और वेट। अ पैरामीटर इज न्यूमेरिकल वैल्यू और फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स और हाइट वेट का मतलब हुआ कि एक रेंज है इसकी, भाई किसी के परसेंटेज अगर होगा, फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की फैमिली में आए तो 5 भी हो सकते हैं, 8 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में क्या है, या परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज कितना होगा, 100% होगा। तो कुल मिलाकर के ये एक रेंज फिक्स हो गई कि इसके बीच में ही रहेगा। या हाइट अगर है या वेट अगर है, किसी व्यक्ति का वेट मैक्सिमम कितना होगा, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, उससे ऊपर तो नहीं होगा, तो एक रेंज फिक्स हो गई। उसी तरह से हाइट भी है, भाई 5 फुट, 6 फुट, 6.5, 7, 7.5, उसका क्या 12 फीट तो हाइट नहीं हो सकती ना। तो कुल मिलाकर के ये एक रेंज फिट हो गई, तो ये हो गया कंटिन्यूस वेरिएबल। अब पैरामीटर क्या होता है, अब पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट ऑफ द एंटायर ऑब्जर्वेशन बीइंग स्टडीड। पैरामीटर बेसिकली होता है जो पूरी पॉपुलेशन का एक एक डेटा होता है या फंक्शन होता है। अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको प्राप्त हुई ऑब्जर्वेशन की, उसको हम बोलेंगे पैरामीटर। जैसे कि पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीडियन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिक्स इज यूज टू एस्टिमेट पैरामीटर। तो सांख्यिकी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, पैरामीटर प्राप्त करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टिमेटर। तो जो पैरामीटर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसका मतलब एस्टिमेट किया जाता है ना कि क्या वैल्यू आएगी उसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये जानना है कि सपोज पूरी पॉपुलेशन में एवरेज हाइट कितनी है या एवरेज वेट कितना है पूरी पॉपुलेशन का, तो उस केस में जो हमने एवरेज वेट निकाला है वो मीन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे पैरामीटर। ये एक पैरामीटर हो गया उस पॉपुलेशन का। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को एस्टिमेटर के नाम से भी जाना जाता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। पहले बात करते हैं प्राइमरी डेटा। कलेक्टेड डायरेक्टली और फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर्स फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स। प्राइमरी डेटा बेसिकली डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जब हम डायरेक्टली जिसका हम सर्वे कर रहे हैं, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन में सैंपल लेके जब हमने सर्वे किया है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा। डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, अच्छा इस आगे आगे मेथड्स दिए गए हैं। अब इसका एग्जांपल समझते हैं प्राइमरी डेटा के। जैसे कि जब सेंसस सर्वे होता है, जब जनसंख्या निर्धारण होता है ना कि जो पॉपुलेशन सर्वे होता है हर 10 साल पे, आप लोगों को पता होगा सेंसस सर्वे बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्टली बात की जाती है जिसकी हमें पूरे सैंपल से, कि अगर हम गांव-गांव गए या शहर-शहर गए तो वहाँ जाकर के पूछा जाता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, कितने 18 से कम है, कितने 18 से ऊपर, कौन नौकरी करता है, पूरा डिटेल लिया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये प्राइमरी डेटा हो गया, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, अच्छा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के तरीके आगे बताए गए। पहला क्या है, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। जैसे मैंने सेंसस का एग्जाम्पल लिया, तो फेस टू फेस जब कॉन्टैक्ट होता है पॉपुलेशन या सैंपल के साथ, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। दूसरा होता है क्वेश्चन एयर। सर्वेज इंस्ट्रूमेंट्स कंटेनिंग शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस और ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन एयर का मतलब ये होता है
फॉर एग्जाम्पल फिर से बात करते हैं पॉपुलेशन की, या बात करते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या कर ली या ठीक है। तो अब उसमें हमें क्या है कि हमने जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कोई पर्टिकुलर स्टेट लिया या सिटी लिया, वहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से हमने बात करना शुरू करी। तो डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और पर्सनली उनसे बात करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमने 15 20 या 10 सवालों का एक क्वेश्चन है, एक सवाल जवाब का वो तैयार कर लिया फॉर्मेट सवाल का, और वो क्वेश्चन यार हमने उसको दे दिया, जिसका भी हमें डेटा चाहिए, जिसका हमें स्टैटिस्टिक्स करना काम है। तो हमने क्या किया, या तो हम वो पर्सनली मिल करके उनको देते हैं, या हम ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, या हम उसको बाय पोस्ट भेज सकते हैं। और उस क्वेश्चन का जिसका भी हम सैंपल ले रहे हैं, जो भी हमारा पॉपुलेशन है, वो उसका हमको जवाब दे देगी। तो उन जवाबों को कंपाइल करके हम अपना स्टैटिस्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या हुआ, एक ऐसा टूल हुआ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसमें फिक्स सवाल हैं और अलग अलग लोगों से वही सवाल किए जा रहे हैं, और जैसा जवाब आ रहा है उस हिसाब से हम अपने डेटा को टैबुलेट कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार हो गए, सेंसस एंड सैंपल सर्वे। देखिए आगे सेंसस का एग्जाम्पल भी आ गया। इन अ सेंसस डेटा अबाउट ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स पीपल और हाउस होल्ड्स आर कलेक्टेड इन द पॉपुलेशन। इन अ सर्वे डेटा है ओनली कलेक्टेड फॉर अ सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, दिस पार्ट इज कॉल्ड अ सैंपल। तो जब सेंसस करते हैं तो हमें हर एक व्यक्ति से डेटा चाहिए होता है, हर एक हाउस होल्ड का चाहिए होता है। तो ये हमने क्या किया, पॉपुलेशन डेटा लिया। लेकिन जब हम सर्वे करते हैं तो हम उस पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर पार्ट निकाल लेते हैं और उसके सैंपल का सर्वे कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितने लोग कोई ABC वॉशिंग पाउडर है उसको यूज़ करते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे सिटी में आप जाके घर घर तो नहीं पूछेंगे। आप क्या करेंगे, रैंडमली कुछ लोगों से पिक कर लेंगे, या तो किसी पर्टिकुलर मोहल्ले में चले जाएंगे, वहाँ बात कर लेंगे, या हर मोहल्ले में आप सोचेंगे 10 10 या 20 20 घर में हम पूछ लेंगे रैंडमली। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर सैंपल से आप बात करें, इसीलिए याद करिए उसको सर्वे बोलते हैं, ठीक है, ना कि सेंसस। द सेलेक्टेड सैंपल ऑफ हाउस होल्ड हैज़ टू रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बस ये है कि सैंपल सेलेक्ट करते वक्त ये देखना पड़ेगा कि वो रियलिटी उसकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिटर्जेंट का सर्वे कर रहे हैं तो आपको वहाँ क्या करना होगा, ऐसे हाउस होल्ड्स में जाके बात करनी होगी जहाँ डिटर्जेंट यूज़ होता हो। अब सपोज़ आप जा रहे हैं कि किसी ऐसे घर में गए जहाँ चार सिर्फ मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं, तो बहुत हद तक चांसेस है कॉलेज स्टूडेंट्स अगर रह रहे हैं तो उनका समय नहीं है, हो सकता है वो अपने कपड़े धोबी से धुलवा रहे हैं बाहर डायरेक्ट, या लॉन्ड्री से करवा रहे हैं। तो ऐसे में वो आपको ABC डिटर्जेंट के बारे में कोई भी फीडबैक नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, उतना कर भी रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। तो वो ये क्या हो जाएगा, ये आपने गलत सैंपल चूज़ कर लिया इसका मतलब, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि आप हॉस्टल में जाके आपने डिटर्जेंट का सर्वे कर लिया, वो तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं हो पाएगा। हॉस्टल में सर्वे करना है तो लॉन्ड्री सर्विसेज का सर्वे कर सकते हैं आप, आपको सही फीडबैक मिल जाएगा। अब दूसरे टाइप का डेटा क्या था, पहला था प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आर द सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी डेटा मतलब सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। Secondary data are those already in existence and which have been collected for some other purpose. Existing records, different published or unpublished sources like WHO, UNESCO, LIC। यहाँ हम फिर से सेंसस का एग्जाम्पल लेंगे। सेंसस क्या हुआ, 2010-11 या 21-22 या हर 10 साल पे जो भी है, आपने सेंसस का डेटा कलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट ने। अब उस डेटा को बार बार कई बार यूज़ किया जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल पूरे डेटा को गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अब किसी NSO को, सपोज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को अब क्या चाहिए कि उसे ये निकालना है कि कितने परसेंट लोग ग्रेजुएट हैं, या सोशोलॉजी सब्जेक्ट से कितने लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो वो क्या करेंगे कि सेंसस डेटा को उठाएंगे और उस डेटा को एनालाइज कर लेंगे और उसमें से पकड़ लेंगे कि कितने लोगों ने किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है, या किस ईयर में ग्रेजुएशन कर रखा है, या ग्रेजुएशन के बाद कितने लोगों को जॉब मिली है। तो कुल मिलाकर जब इस डेटा को माइन किया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा, ठीक है। क्योंकि नए सिरे से फिर से ग्रेजुएट से बात नहीं की जा रही है, उसी पुराने डेटा को दोबारा यूज़ किया जाता है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या क्या अंतर होता है। द प्राइमरी डेटा इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन कैन बिकम सेकेंडरी फॉर ऑल अदर्स। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में प्राइमरी डेटा इसने कलेक्ट किया है तो वो प्राइमरी डेटा है, लेकिन जब वो दूसरे व्यक्ति के हाथ में पहुंचा तो हो सकता है वो सेकेंडरी डेटा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए फिर से पॉपुलेशन सेंसस आ गया, जब रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया ने करवाया उसको तो वो प्राइमरी डेटा है। फिर जब फर्दर उसको यूज़ किया गया और डिपार्टमेंट ने यूज़ किया तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। मोर एक्यूरेट देन द सेकेंड, जो प्राइमरी डेटा है वो सेकेंडरी डेटा से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। कलेक्शन, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कलेक्शन जो होता है प्राइमरी डेटा का कलेक्ट करने के लिए अच्छा खासा पैसा, एनर्जी, टाइम सब कुछ लगता है। सेकेंडरी डेटा में इतना आसान, उससे ज़्यादा आसान है। क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। Before we study classification tabulation, I request you all to please subscribe to the channel and hit the like button, share it, bell the icon, comment, share, जो भी करना है करिए, but please share it with your friends. तो क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन में क्या है, द रॉ डेटा कलेक्टेड इन रियल सिचुएशंस
आर अरेंज रैंडमली हैप्पैजेंटली, समटाइम्स द डेटा साइज इज वेरी लार्ज। देखिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था फेजेस में। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, जो रॉ डेटा कलेक्ट किया गया है वो कोई किसी ऑर्डर में तो है नहीं, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग ना हाईएस्ट, किसी ऑर्डर में नहीं है, वो बस एक डेटा है रॉ। तो ऐसे में क्या है कि उसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसको क्लासीफाई किया जाएगा, मतलब उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और टेबल फॉर्म में किया जाएगा। द मेथड ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द डेटा ऑफ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो किसी होमोजीनियस तरीके से, यानी एक रूपता बनी रहे डेटा में, इस तरह से ग्रुप्स डिसाइड किए जाएंगे और उसी तरह से टेबल बनाई जाएगी। Example, the process of sorting letters in a post office. The letters are classified according to the cities and further arranged according to the streets. अब देखिए फॉर एग्जांपल कहीं पर लेटर्स आए हैं किसी पोस्ट ऑफिस में, तो हर तरह के लेटर आए हैं लेटर बॉक्स में। अब उनको पहले क्या किया जाएगा, सिटी के हिसाब से कि कौन से लेटर लखनऊ जाने हैं, कौन से दिल्ली जाने हैं, कौन से छत्तीसगढ़ जाने हैं। फिर उसके बाद उनको पिन कोड के हिसाब से अलग किया जाएगा, ठीक है, कि किस किस पिन कोड का कौन कौन सा, और फिर उसको स्ट्रीट वाइज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया, सॉर्टिंग हो गई या क्लासिफिकेशन हो गया या ग्रुप ग्रुप में डिवाइड करना हो गया, तभी तो लेटर सही से डिस्पैच हो पाएंगे ना। उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स काम करता है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के या ग्रुप वाइज डिवाइड करने के 4 इंपॉर्टेंट बेसिस होते हैं। पहला क्या है, क्वालिटेटिव बेस, अकॉर्डिंग टू सम क्वालिटी और एट्रीब्यूट सच एज सेक्स, रिलीजन, लिटरेसी, इंटेलिजेंस। तो पहला है क्वालिटेटिव बेस, यानी गुणों के आधार पर, जैसे कि क्या क्या लिंग है उन लोगों का जिनको भी डिवाइड कर रहे हैं, या रिलीजन क्या है, या लिटरेसी के साक्षर हैं या असाक्षर हैं, या फिर इंटेलिजेंस के बेस, किसी भी एक बेस को पकड़ करके उसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर देंगे। एक बेस और क्या होता है, क्वांटिटेटिव बेसिस, अकॉर्डिंग टू सम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स लाइक हाइट, वेट, एज, इनकम, मार्क्स। ये तो हो गया आपका क्वांटिटेटिव, हो गया एट्रीब्यूट के बेस पे। अब वेरिएट के बेस पे किया जा रहा है, जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू है कि हाइट के अकॉर्डिंग, सपोज 5 फीट से नीचे के लोगों का डेटा एक साथ कर दिया, 5 फुट से लेके 5.5 फुट तक एक कर दिया, 5.5। इसी तरह वेट के हिसाब से 50 किलो वजन है तो उसको अलग उसमें ग्रुप में कर दिया, 60 किलो वजन है तो अलग ग्रुप में कर दिया, या इनकम एज के हिसाब से। फिर जियोग्राफिकल बेस कि कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा है। सपोज़ हमने 5,000 लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, उसमें से कुछ लोग हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग हैं जो जयपुर में रहते हैं, कुछ लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, तो रीजन के हिसाब से उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस, क्लासिफाइड ऑन बाय द टाइम ऑफ अकरेंस सच एज ईयर, मंथ्स, वीक, डेज। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो कॉल्ड द टाइम सीरीज डेटा। एक होता है क्रोनोलॉजिकल तरीका, यानी कि अकरेंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कितने लोग सन 1980 से पहले पैदा हुए, 1980 से लेकर 1990 के बीच में पैदा हुए, या कितने लोगों की इनकम अगर हमें देखना है तो कितने लोगों ने ग्रेजुएशन किस ईयर में किया, ठीक है, या कितने लोग मंथ में कितने दिन काम कर रहे हैं, तो डेली वेज अगर चेक करना है हमको। तो कुल मिला के क्रोनोलॉजिकल तरीके से, यानी एक इसको टाइम सीरीज डेटा भी कहा जाता है, कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या ईयर वाइज या मंथ वाइज या डेट वाइज, या कितने लोग जनवरी में पैदा हुए, कितने लोग फरवरी में पैदा हुए। इस कोई भी एक एक चीज़ पकड़कर उसे ग्रुप पर डिसाइड कर देना। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक इट इज नोन एज वन वे क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल रिलीजन, तो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे क्या करेंगे, वन वे क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं, जैसे कि रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के बेस पर डिसाइड करना। टू कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम टू क्लासीफाई द ऑब्जर्व डेटा, इट इज नोन एज टू वे क्लासिफिकेशन। तो एक तरीका दूसरा क्या है क्लासिफिकेशन का, टू वे क्लासिफिकेशन। इसमें हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ लेते हैं, जैसे कि रिलीजन और सेक्स दोनों पकड़ लिया, कि क्या उसका धर्म है और क्या लिंग है, हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई क्या है, या महिला पुरुष क्या है, उस तरह से डिवाइड कर दिया। मोर देन टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम इन ऑर्डर टू क्लासीफाई। और तीसरा टाइप होता है जिसमें मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इसको बोलेंगे मल्टी वे क्लासिफिकेशन। तो एक हो गया वन वे क्लासिफिकेशन, फिर टू वे क्लासिफिकेशन, फिर मल्टी वे क्लासिफिकेशन। मल्टी वे क्लासिफिकेशन में क्या किया, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, मतलब 3 एग्जाम्पल है ये, 3 चीज़ों को ले लिया कि कौन सा धर्म है, क्या लिंग है, और साक्षर या असाक्षर। इस तरह से देख लिया ये कहाँ तक पढ़े हुए हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी, इफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, एग्जाम्पल हाइट, वेट, इनकम एक्सेट्रा, अकर्स ट्वाइस और मोर इन अ ग्रुप given series of observation, then the number of occurrence of the values is termed as the frequency of that value. देखिए फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, ठीक है, ये हिंदी मतलब हो गया, इससे आप समझ सकते हैं। तो जब कोई भी डेटा है उसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये देख रहे हैं कि कितने लोग कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो अगर मान लीजिए उसमें बार बार आ रहा है कि 10th पास या 11th या 12th पास में कितने लड़के हैं या कितने लड़कियाँ हैं,
तो वो रिपीटेशन है उसका, कि हम बार बार उस डेटा को देख रहे हैं कि एक यहाँ पे मिला, फिर कुछ देर बाद फिर वही डेटा मिला, फिर वही मिला, तो इसका मतलब 12th पास का जो रिपीटेशन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, या हाइट का जो रिपीटेशन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, आवृत्ति हो गई। द वे ऑफ रिप्रेजेंट डेटा इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने बात अभी से आपसे करी कि 10th पास या 12th पास कितने हैं, तो हम उसमें डेटा में मेन डेटा क्या होगा, 10th पास, उसके नीचे लिखा होगा 10, ठीक है, या 12th पास के नीचे लिखा होगा 8, तो 8 बार 10th पास का रिपीटेशन हुआ, 10 बार 12th पास का हुआ, या 12 बार ग्रेजुएट्स का हुआ। तो इस तरह से ये उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसका टेबल बना उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स इन एग्जाम ऑफ 50 मार्क्स आर गिवन बिलो। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए गए, ये देखिए। तो इसमें हमने टेबल बनाई है, 50 टोटल मार्क्स थे। अब 50 में से 15 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए, केवल एक आए, देखिए मैंने हाईलाइट करा है यहाँ पर, केवल एक बच्चे के मार्क हैं 18, ठीक है। तो 15 से 20 में एक बच्चा है। फिर हमने एक एग्जाम्पल और लिया, 40 से 45 कितने बच्चे हैं, देखिए 44 नंबर, 43 नंबर और 42 नंबर, तो 40 से 45 के बीच में 3 बच्चे हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, रिपीटेशन। ये एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। Following data reveal information about the number of children per family for 25 families. Prepare frequency में number of children से variable x taking। अब देखिए इन्होंने कहा है कि पर फैमिली में टोटल 25, देखें 5 कॉलम है, 5 रो हैं, टोटल 25 परिवार हो गए। अब हर परिवार में कितने बच्चे हैं इसका डेटा क्रिएट करना है। तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आप करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, कितनी फैमिलीज में 3, देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है 0, ये देखिए 0 0 0, ठीक है। तो ये 3 परिवारों में 0 बच्चे हो गए। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 3 कितने परिवार में है, देखिए 3 3 3 3, टोटल 4 परिवारों में 3 बच्चे हो गए, तो ये उनका फ्रीक्वेंसी हो गया, समझ गए। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस क्या होगा, मेन डेटा हो गया, और फ्रीक्वेंसी यानी कितने परिवार में, तो उसका नंबर ऑफ फैमिलीज दिया गया। प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेस देन एंड ग्रेटर देन टाइप। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब हिंदी में समझ लीजिए जोड़ना, ठीक है, एक के बाद एक जोड़ते जाएंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगा। एक नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखिए फ्रीक्वेंसी दी है, x जो है 1 2 3 4 5, 1 कितनी बार रिपीट हुआ 5 बार, 2 कितनी बार रिपीट हुआ 7 बार, 3 कितनी बार रिपीट हुआ 15 बार। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो जब लेस देन क्यूमुलेटिव, देखिए 2 कॉलम बनाए, एक है लेस देन CF और एक है ग्रेटर देन CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब लेस देन CF होगा तो आप ऊपर से जोड़ते चले जाइए, 5 के बाद 5 में 7 जोड़ा 12, 12 में 15 जोड़ा 27, 27 में 11 जोड़ा 38, 38 में 6 जोड़ा 44, इस तरह से। और जब ग्रेटर देन CF की बात होगी तो आप नीचे से जोड़ना शुरू करिए, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 10, फिर 10 में 11 जोड़ा तो 21, 21 से 15 36, इस तरह देखिए बढ़ता चला गया। दोनों ही केसेस में देखिए टोटल 48 आया, यानी 48 आया। लेकिन लेस देन CF का मतलब है ऊपर से जोड़ेंगे और ग्रेटर देन CF का मतलब है नीचे से जोड़ेंगे। ये बहुत बेसिक, अभी सोचिएगा मत कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको आगे के चैप्टर्स में क्लियर होता जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब क्या हुआ कि इन्होंने सोल्यूशन नीचे दिया है, देखिए ये ऊपर इन्होंने जो पॉइंट आउट किया था उसी को किया है। इसमें उन्होंने क्या किया कि जोड़ते चले गए एक तरफ से, देखिए कि पहले फ्रीक्वेंसी कितनी 7, फिर 11, फिर 19, फिर 7, और टोटल कितनी 50। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, उन्होंने टोटल फ्रीक्वेंसी जो टोटल डेटा हुआ मतलब 50 जो हुआ उसको सबसे डिवाइड कर दिया, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है, कि उसके रिलेशन में कितनी है। ऑब्टेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ 3 चीज़ें प्रॉब्लम दी है बताने के लिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, और रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। बहुत सिंपल है, ये बेसिक डेटा दिया हुआ है, 30 से 35 में 8, 50, 70, 15 देख रहे हैं, ये डेटा दिया और फ्रीक्वेंसी दी है। तो इसके आप एक टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल ले लिया आपने, फ्रीक्वेंसी आपको ऊपर दी हुई थी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन है मोर देन बता चुका हूँ, लेस देन है तो आप ऊपर से जोड़ते जाएंगे, 8 15 23, 15 25 6 48 48 16 64, देखिए जोड़ रहे हैं, और ग्रेटर देन में नीचे से जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, अब इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, टोटल कितना है 75। अब 75 है तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करना, मैंने बताया था, 8 में से 75 डिवाइड कर देंगे, फिर 15 में से 75 डिवाइड करेंगे तो 0.2, 25 में से 75 डिवाइड कर देंगे तो 0.33, इस तरह से है। और रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो उसी टोटल में आपने देखिए पहले 8 में से 75 डिसाइड करेंगे, फिर 23 में से 75 डिवाइड करेंगे, फिर 48 में से 75 डिवाइड करेंगे। मोर देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसमें भी यही करेंगे, ठीक है। 75 में से 75 डिवाइड किया तो 1 आ गया, 67 में से 75 डिवाइड किया तो 0.89 है। कुल मिलाकर के उसी डेटा से आपको खेलना है और आपको ओवरऑल रिजल्ट दे देना है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, और किसी तरह कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।